हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके केमिस्ट्री। दोस्तों, केमिकल काइनेटिक्स के लेसन 6 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स। ठीक है, लेसन 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था, आपकी जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को देखा था और हम अब तक मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, केमिकल काइनेटिक्स की जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे इस लेसन के अंदर क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स। मान लीजिए कोई जर्नल रिएक्शन हमने ली, ए से प्रोडक्ट बन रहा है आपका क्या, पी, है ना, ये रिएक्टेंट हो गया आपका ये प्रोडक्ट। अब बात करते हैं एट टाइम टी बराबर 0 पर आपको जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने क्या माना, ए, उस टाइम पे आपका प्रोडक्ट कितना होगा, 0। टी बराबर 0 का मतलब होता है कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है ना, उस टाइम पे केवल आपका कौन होता है, रिएक्टेंट होता है। टाइम टी पर कुछ समय बाद आपका जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करेगा, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। ए में से एक्स कम हो गया, इसका मतलब एक्स क्या बना होगा, आपका प्रोडक्ट बना होगा। तो ये तो इसकी ये बात हो गई कंसंट्रेशन की, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। अब हम क्या कर सकते हैं, रेट को लिख सकते हैं प्रोडक्ट की टर्म में और रिएक्टेंट की टर्म में। रिएक्टेंट की टर्म में क्या होगी, माइनस डी/dt। ये क्या है आपकी ए, यहां पर ए क्या है, टाइम टी पर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए माइनस एक्स, यानी कि रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन में चेंज एट टाइम टी, और ये क्या हो जाएगा आपका dx/dt। ठीक है, इसका अगर हम रेट लॉ लिखें इस रिएक्शन का तो वो क्या होगा आपका K1 और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए। ठीक है, अब देखिए रेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं और रेट लॉ के अकॉर्डिंग इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर इन दोनों को मिलाकर हम ऐसे लिख सकते हैं dx/dt इक्वल टू K1A। सही है ना। तो इसको ए की कंसंट्रेशन को हम अगर टाइम टी की बात करें तो टाइम टी पर क्या होगी, एक्स, ए की कंसंट्रेशन आपकी A-x। ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू को एक तरफ लाएंगे, तो इसको इंटरचेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं A-x, और ये हो जाएगा आपका K1T, K1dt। इतना लिखने के बाद में इस वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dx इंटीग्रेशन dx/a माइनस एक्स इक्वल टू K1 आपका कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन किसका होगा, dt का। ठीक है, चलिए अब देखिए इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/x की बात करें तो इसका होता है आपका क्या, ln x, और अगर हम बात करें माइनस 1/x की तो ये होता है माइनस ln x। ऐसे ही अगर इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका होगा माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर x के आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस ln a माइनस एक्स। इस पूरी को हमने क्या मान लिया, x, माइनस 1/x का क्या होता है, माइनस ln x। चलिए इधर क्या होगा आपका K1T, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t। अब क्योंकि ये कैसा है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, अनिश्चित समाकलन है, तो उसमें क्या आता है, कांस्टेंट आता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। इसकी क्या करेंगे, हम वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना, वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी। तो उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि t बराबर 0 पर आपकी जो वैल्यू है x, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, 0। ये तो हमें पता है, देखो टाइम t बराबर 0 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो एक a है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, 0। अब देखिए यहाँ पर जब हम इस कंडीशन को इसमें अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा आपका ln a माइनस 0 K1 इंटू टी की वैल्यू कितनी, 0 प्लस c की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी माइनस ln a। देखिए ये माइनस ln a बचेगा, इधर ये 0 हो ही जाएगा, तो c इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ln a। ये आपकी c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू को हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 व 2 से, है ना। तो इसके अंदर अगर हम पुट करेंगे तो ये क्या जाएगा आपकी माइनस ln a माइनस एक्स, और इधर क्या आएगा आपका K1T प्लस c, है ना, ये c प्लस c। तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी माइनस ln a, तो l माइनस ln a पुट करेंगे। चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ln वाली वैल्यू को उधर ही ले आएंगे तो ln a माइनस एक्स, और ये माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस ln a इक्वल टू K1T। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा आगे क्या होता है इसमें,
ln की एक प्रॉपर्टी होती है, सब जानते हैं हम इसको। अगर ln की और log की बात करें तो दोनों के लिए सेम है। आपको ln और log का एक डिफरेंस बता देता हूं मैं। देखिए अगर log के अंदर अगर उसका बेस कितना है 10, तो हम तो इसको क्या बोलते हैं, log ही बोलते हैं। अगर log का बेस अगर e हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, फिर ln बोलते हैं। ठीक है, तो इतना सा डिफरेंस होता है log में और ln में। प्रॉपर्टी को दोनों के लिए सेम होगी क्योंकि इन दोनों को चेंज किया जा सकता है एक दूसरे में, है ना। log को ln में चेंज कर सकते हैं और ln को log में चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें ln m माइनस ln अगर n हो ऐसे, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ln m अपॉन n लिख सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम उसके लिए। देखो आपका ln m ये हो गया और माइनस ln n ये हो गया, है ना। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा इधर, इसको हम लिख सकते हैं ln a अपॉन a माइनस एक्स लिखा जा सकता है इसको। और उधर क्या है आपका k1 t, हमें k1 निकालना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन t ln a अपॉन a माइनस एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको log में भी लिख सकते हैं। log में लिखने के लिए जब भी ln को log में चेंज करते हैं तो 2303 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2303y t, और ये क्या आएगा आपका ln a अपॉन a माइनस एक्स। सॉरी log में चेंज किया ना तो ये भी क्या जाएगा आपका log। तो आपको तो केवल ये याद रखनी है। और log में कैसे चेंज करेंगे तो इसको आप याद रख सकते हो कि log को ln को जब भी log में चेंज करते हैं तो 2303 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अब देखते हैं इसका हाफ लाइफ, है ना, अर्धायु काल देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, वो टाइम जिस पर आपका रिएक्टेंट किस में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी रह जाए, आधी हो जाए, है ना, यानी कि आपका आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो उस टाइम पे आपका प्रोडक्ट कितना बना होगा, उस टाइम पे प्रोडक्ट बन गया होगा आपका रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसका आधा, यानी आधा रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब रिएक्टेंट भी आधा बच गया और प्रोडक्ट भी कितना बचा, आधा। तो उस टाइम पे प्रोडक्ट की मात्रा कितनी हो जाएगी आपकी a/2। ए क्या है आपकी रिएक्टेंट की शुरुआत में जो कंसंट्रेशन थी, है ना, उसका आधा। तो इस टाइम पे इस कंसंट्रेशन को बनने में, यानी प्रोडक्ट की इतनी मात्रा बनने में जो टाइम लगता है ना, उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, टी हाफ। अब इस कंडीशन को हम इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। उस टाइम पे क्या होगा, देखो k1 बराबर क्या जाएगा आपका 2303 y, ये जो t लग रहा है आप उसको क्या बोल रहे हो, टी हाफ, है ना, log, या फिर हम इसको ln वाली उसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर किसमें, 3 में, उससे सही रहेगा। ये क्या रहेगा आपका 1 अपॉन टी हाफ, और ये ln a अपॉन a माइनस a/2, यानी इस बार प्रोडक्ट कितना बन चुका है आपका, आधा बन चुका है a/2। ठीक है ना। अब चलिए ऊपर तो a है और नीचे है आपका a माइनस a/2। a माइनस a/2 करेंगे तो कितना बचेगा, a/2 बचेगा, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा ना। k1 इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ, ये हो गया आपका ln a अपॉन a/2। ठीक है ना। तो अपन को तो टी हाफ निकालना है तो इसको ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, 1 अपॉन k1 आ जाएगा यहाँ पर। और देखिएगा इधर ln ये a/2 पलट कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 2a/a, इस तरह से कुछ, है ना, a से a कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा ln2। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, टी हाफ इक्वल टू ln2/k1। अब देखो k1 हमने फर्स्ट ऑर्डर के यूज लिया है, अगर k भी है इसका मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। k अगर ये k1 या k भी है इसका मतलब क्या है, वो फर्स्ट ऑर्डर का ही है। ये टी हाफ का रिजल्ट हो गया किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हम ln2 की वैल्यू पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.693 y/k1। ये भी हम याद रख सकते हैं, है ना, जनरली हम ये यूज करते हैं, याद ये भी रखना आप, ln2/k1। इन दोनों का मतलब ये कि ln2 की वैल्यू पुट की हमने इस वाले फॉर्मूले के अंदर। तो ये थी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स, जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा, जिसके अंदर हमने इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म देख लिया अभी तक। जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 थी वो हमारी क्या थी, इंटीग्रेटेड फॉर्म थी, समाकलित समीकरण थी, और हमने उसका क्या कैलकुलेट कर लिया, हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए हम इसकी विल्हेल्मी इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। विल्हेल्मी इक्वेशन
विलहेल्म इक्वेशन देखिएगा, देखिए रिएक्टेंट ए हमारा किसमें चेंज हुआ था, प्रोडक्ट में। टाइम टी बराबर 0 पर हम इसकी कंसंट्रेशन को मान लेते हैं, मान लीजिए आपका क्या सी नॉट मान लिया आपने, और प्रोडक्ट कितना होगा आपका 0। टाइम टी पर इसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए सी टी बनी आपने, उस ए माइनस एक्स को हमने क्या मान लिया, सी टी, सी कंसंट्रेशन है ना, और ये आपकी एक्स बनी मान लीजिए। तो हमने अभी अभी जो रिजल्ट लिखा था आपका, क्या लिखा था, K1 इक्वल टू 1/T ln, देखो ए क्या था उसमें, ये लिखा था हमने ये रिजल्ट A अपॉन A माइनस एक्स। ए क्या था आपका, टाइम t बराबर 0 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और A माइनस एक्स क्या थी आपकी, टाइम t पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इस बार हमने इसको इस टर्म में लिखा है, तो टाइम t बराबर 0 पर आपकी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितनी, सी नॉट, और टाइम t पर कितनी है आपकी, सी टी, ऐसे लिख सकते हैं उसको। तो ये हमने चेंज किया है थोड़ा सा। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये है आपका K1 और इधर हमने इस T को इधर वापस लाए, और ये हो गया आपकी ln C अपॉन सी नोट। अब देखो ln की एक और प्रॉपर्टी में बताया था आपका, मान लीजिए कोई भी टर्म है ln m अपॉन n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं माइनस ln n अपॉन n, इसको पलट सकते हैं, पलटेंगे तो हम उधर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो देखिए इधर इसको भी हमने कुछ ऐसा ही किया, आपका जो ये है ln सी नॉट बाई सी टी, तो इसको हमने क्या कर दिया, सी टी बाई सी नॉट किया, जिससे यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और इधर क्या बचा आपका K1 T। अब देखिए इधर इस नेगेटिव को हम क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, या हम कह सकते हैं नेगेटिव उधर चला जाएगा, तो दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया आपने, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इधर तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर क्या आएगा, माइनस K1 T, ऐसा कर सकते हैं हम, है ना। अब देखिए इस ln को हटाना है हमें, ln को हमें यहाँ से हटाना है, तो ln को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे देखो एक टर्म होती है, इसको आप सीख लीजिए यहाँ से, जैसे ln हम यहाँ से हटाएंगे, सी टी बाई सी नॉट आएगा यहाँ, तो और जो इधर जो कुछ भी होता है ना वो e की पावर में चला जाता है, किसमें चला जाता है, e की पावर में, e की पावर माइनस K1 T, इस तरह से। तो ये क्या हो गया आपका, सी टी बाई सी नॉट और e की पावर माइनस K1 T, ऐसे हम ln को हटा सकते हैं। ln को हटाने के लिए इधर जो भी चीज होती है वो k की e की पावर में चली जाती है, e है ना, e क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 2.71। चलिए अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी टी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सी नॉट, इस सी टी बाई सी नॉट को, सी नॉट इधर जाएगा तो सी नॉट इधर, e की पावर माइनस K1 T। इस इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, आपकी विलहेल्मी इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर भी हम इसको देखते हैं, है ना, रेडियो सक्रियता, ऐसी ही इक्वेशन। तो आपसे पूछे अगर फर्स्ट ऑर्डर की विलहेल्मी इक्वेशन, तो आप ये बताओगे सी टी क्या है आपकी, टाइम टी पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सी नॉट क्या है आपकी, टाइम टी बराबर 0 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या सीखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है ना, वो देखा हमने, वो क्या था, K1 इक्वल टू 1/T ln A अपॉन A माइनस एक्स, उसकी हाफ लाइफ देखी ln 2/K1, है ना। और क्या देखा हमने इस विलहेल्मी इक्वेशन में, देखो टी हाफ में एक चीज और आपको याद रखनी है, जो टी हाफ है ना फर्स्ट ऑर्डर का, टी हाफ होता है जो फर्स्ट ऑर्डर का, वो क्या था हमारा, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ था हमारा ln 2/K। और अगर हम बात करें टी हाफ किसका, जीरो ऑर्डर का, तो वो क्या था आपका A/2K। इन दोनों में हमें आपको कुछ अंतर दिख रहा है, देखो K तो दोनों में ही है, ये K0 था और ये क्या था K1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ है आपका, वो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं भी क्या नहीं है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वाली टर्म है ही नहीं, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कोई कांस्टेंट होगा आपका। अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर जो टी हाफ होता है वो आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की। ये डिफरेंस है किसमें, फर्स्ट ऑर्डर के अर्धायु काल में, यानी कि हाफ लाइफ टाइम में, और जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ टाइम में। तो जो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है,
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, और जो टी हाफ होता है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। दोनों का रिजल्ट आपको याद रखना है। अगर एक नंबर में आपसे पूछ ले कि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के टी हाफ में हाफ लाइफ टाइम में क्या डिफरेंस होता है तो आप बता सकते हो, सही है ना। तो ये बात थी इस वीडियो के अंदर। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कोई भी जर्नल जो इक्वेशन है आपकी, मान लीजिए कोई भी ऑर्डर हो सकता है, थर्ड, फोर्थ, 1/2, 0, 1, सबके लिए टी हाफ का जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, और उसके लिए जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है उसका क्या जर्नल फॉर्मूला होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय रहेगा, थैंक यू।